बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मुकाबले में मेरे और आमिर मतीन साहब की तरफ से देखने वालों को हम वेलकम करते हैं। विफाकी और जो निगरान हुकूमतें हैं खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब असम्बलियों के इलेक्शन नहीं कराने पर मुत्तफिक हो गई हैं। कप्तान ने भी इन इलेक्शंस में ताखीर को आइन से इनहराफ करार दे दिया। सवाल एक ही होगा जिसके ऊपर मुकम्मल तफसील के साथ डिबेट होगी, वो ये कि अब एम्पायर का फैसला होगा क्या। इसके ऊपर बात करने के बाद जब दूसरे हिस्से की तरफ बढ़ेंगे तो डेफिनेटली CDA के जो प्रोग्राम मुकाबिल पर झूठे इल्जामात हैं उनकी सच्चाई को आज फिर से दूसरे सेगमेंट में दोहराया जाएगा, आप तक हकीकत पहुंचाई जाएगी। और इसके साथ साथ अद्वियात की बढ़ती हुई कीमतों ने अवाम के पारे को मजीद बढ़ा दिया है। इसके हवाले से भी जो शॉकिंग डिटेल्स हैं, जो अहम चीज़ें हैं, वो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। सबसे पहले आमिर साहब, हम सब हमेशा बात करते हैं कि चलिए दो हुकूमतों की कुर्बानी अगर खान साहब ने दे दी है वो इसीलिए थी कि बहरानों से निकला जाए, मुल्क किसी एक पटरी के ऊपर चढ़ा हुआ नजर आए, मगर इनफैक्ट हमें ऐसा होता नजर नहीं आ रहा। आपको क्या लग रहा है, हालात किस तरफ अब जा सकते हैं? हालात क्या, एक टोटल केओस, एक गंद पड़ गया है, हर किस्म का गंद पड़ गया है। आईनी पड़ गया है, सिक्योरिटी का गंद पड़ गया है, सियासी पड़ गया है, और वो एक अजीब मज़गा खेज़। मतलब सियासतदान बहरहाल समझदार लोग होने चाहिए, समझदार संजीदा काम है सियासत करना, हुकूमत करना। आज फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो मीटिंग हुई है कि KP के गवर्नर साहब हाजी गुलाम अली और फिर पंजाब के गवर्नर बलीगुर रहमान साहब, और सुना है कि साथ में जो है ना मोहसिन नकवी पंजाब के चीफ मिनिस्टर भी, और फिर उसका जो उसके हवाले से जो खबरें चली हैं कि जी उन्होंने फरमाया है कि ये मुनासिब नहीं है कि इलेक्शन करवाए जाएं प्रोविंशियल असम्बलियों के, क्योंकि ख़र्चा बड़ा ज़्यादा हो जाता है, करोड़ों का, अरबों का, तो ये नेशनल के और उसके इकट्ठे ही होने चाहिए और इसलिए इसका इंतज़ार करना पड़ेगा। तो ये साथ में ही उन्होंने जो आज़म तारड़ साहब हैं जो कि लॉ मिनिस्टर हैं, इससे पहले वो फरमा चुके हुए हैं कोई इतना गैर आईनी काम नहीं होगा, अगर 90 दिन से आगे बात चली जाएगी तो इसकी क़यामत नहीं आ जाएगी, ये इसकी गुंजाइश मौजूद है और ये हो सकता है। अब दो तीन बातें इसमें, साथ में एक और भी उन्होंने सच कहा KP के गवर्नर साहब ने और KP की गवर्नमेंट ने भी, केयर टेकर ने, कि जी IG ने हमें फिर बताया है कि बहुत ज़्यादा दहशत गर्दी का इम्कान है और हमें फ़ौज की ज़रूरत पड़ेगी और 57,000 के करीब जो है ना हमें दस्ते चाहिए होंगे। जंग लड़ने जा रहे हैं ये लोग। अभी इसका जवाब ये है, खर्चे की अगर मसला है कि जनाब ये खर्चा बड़ा ज़्यादा हो जाएगा इलेक्शन के ऊपर और 2 इलेक्शनों पर नहीं हो सकता, तो फिर बात यह है कि जिस तरह सदर साहब भी ये कह सकते हैं ना, रियासत की नुमाइंदगी सूबे में गवर्नर करता है, वफाक के अंदर सदर करता है, तो वो कल को अगर ये कह दें कि ये पार्लियामेंट के ऊपर करोड़ों अरबों रुपए का खर्चा हो रहा है, ये इसकी कोई वक़्त नहीं रहेगी, सबसे बड़ी असम्बली जो पार्टी है वहाँ पार्लियामेंट का हिस्सा नहीं है और इसके ऊपर पैसे ज़ाया करने की ज़रूरत ही नहीं है, तो लिहाजा इसको बंद कर दिया जाए। तो ये वही मंतक आ गई ना कि वो भी फिर ये कर दें, तो इस मंतक से, खर्चे बचाने की मंतक से और भी बड़े खर्चे बचाए जा सकते हैं कि काफ़ी सारी जो है ना गवर्नमेंट जो है ये कोई काम नहीं कर रही, टैक्स नहीं बढ़ा पा रही, इसलिए गवर्नमेंट भी बंद कर दी जाए, ब्यूरोक्रेसी को भी फारिग कर दिया जाए, पुलिस से कोई काम नहीं चल रहा अपना तो पुलिस भी बंद कर दी जाए। ये मंतक बता रहे हैं। दूसरा इसमें जो है, एक मैं ज़रूर करूँगा कि उसका जवाब फवाद चौधरी का मज़ेदार था, उनसे आज पूछा मालिक साहब ने कि जी ये खर्चे वाली बात कि ये खर्चा हो रहा है और ये मुनासिब नहीं है क्योंकि हमारी तारीख में पहले कोई इसके ऊपर आईनी कदम नहीं है, मगर इत्तफाकन हुआ नहीं कभी प्रोविंशियल और नेशनल का, एक्सेप्ट 77 में 2 दिन का फ़र्क था कि हमेशा इकट्ठे इलेक्शन हुए हैं। तो उन्होंने कहा बड़ा आसान जवाब है इसका कि अगर आप ये खर्चा बचाना चाहते हैं तो कौमी असम्बली तहलील कर लें और इकट्ठे करवा लें। सो वो है, पर मेरा ख्याल है इसकी जो एक सिर्फ लास्ट में ऐड कर दूंगा, फिर उसके बाद मेरा ख्याल हमारे साथ अबूजर सलमान साहब हैं, बहुत अच्छे उभरते हुए लॉयर हैं, उभरते क्योंकि नौजवान हैं, एक बड़ी बेहतरीन राय अपनी कानून पर बात करते हैं, वो भी हैं, और फरूख हबीब भी हमें शायद ज्वाइन करेंगे कुछ अर्से में, उनसे ये पूछते हैं। मैं सिर्फ ये ज़रूर एक ऐड कर दूँ कि दूसरा जो आर्गूमेंट, एक तो लिया ना फाइनेंशियल के लिए खर्चा हो जाएगा, दूसरा लॉ का आज़म तारड़ साहब ने लिया है, तीसरा सिक्योरिटी का जो ये कहा जा रहा है कि वहाँ पे बड़े खदशात हैं और क्योंकि सिक्योरिटी के रीज़न्स हैं कि तालिबान के हमले हो रहे हैं तो वो इस वजह से करवाना मुश्किल है। तो मैं ये सिर्फ याद करवा दूँ कि 2008 में और 2013 में
पीक पे थे, ज़रबे अज़ब जारी थी और वहाँ पे रद्दुल फसाद जारी था और रोज़ के धमाके हो रहे थे और लाखों लोग, उस ज़माने में कुछ 60,000 बंदा मर गया था, उसके बावजूद इलेक्शन हुए। तो ये अब तो कोई उसका मुकाबला ही नहीं है। ये बहाना करना कि जी सिक्योरिटी का इशू है, ये एक बेतुकी बात है। मगर जो इसके आईनी एक मसला है कि एक मजाक बन के रह गया है, मेरा ख्याल अबू ज़र से उनको वेलकम करते हैं। हाँ। अबू ज़र को वेलकम भी करते हैं और उनकी तरफ ये जाके उनसे पूछते हैं कि अबू ज़र ये जो वाइब्स आ रही हैं और ये जो बयानात आ रहे हैं कि एज इफ ये कोई इतनी आइन के अंदर ये जो 90 दिन की शक डाली गई हुई है, कोई ये अहम नहीं है और ये इसके लिए आइनी तरमीम की भी ज़रूरत नहीं है, और बड़े आराम से वो कह रहे हैं कि जनाब ये इसको मौखर किया जा सकता है, नेशनल असम्बली जब तक तहलील नहीं होती है तो अक्टूबर नवंबर तक। तो आप ये वाकई इतना आसान मामला है? देखें आमिर साहब, ये बिल्कुल आसान मामला नहीं है। देखें, एक चीज़ समझने की ज़रूरत है, जो हायरार्की ऑफ लॉज होते हैं उसमें जो सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड होता है वो आइन होता है, उसके बाद कुछ सादा एक्ट होता है पार्लियामेंट का, फिर रूल्स होते हैं, फिर रेगुलेशंस होते हैं, उसके बाद ये कोई एपीसी की अगर कोई मीटिंग हो या कोई ये चीफ मिनिस्टर्स गवर्नर्स मिले मीटिंग में कोई फैसला करे, उसके बाद वो आते हैं। देखें, आइन जो है वो बिल्कुल क्लियर है। वो आर्टिकल 224 है आपका, 224A है और साथ आर्टिकल 105 है। ये कहते हैं कि इलेक्शन जिस दिन असेंबली डिसॉल्व होती है उसके 90 दिन के अंदर होने हैं, और साथ 105 जो है वो पाबंद करता है गवर्नर को, उसकी आईनी जिम्मेदारी बनाता है कि उसने इलेक्शन की डेट विद इन 90 डेज की देनी ही देनी है। अगर वो नहीं देगा तो वो अपनी आईनी जो उसकी जिम्मेदारी है, ये मैं बता दूं, ये फर्क करें, ये कानूनी जिम्मेदारी नहीं है, ये आईनी जिम्मेदारी है कि उसने 90 दिन के अंदर तारीख देनी ही देनी है। अब वो गवर्नर को मिले, चीफ मिनिस्टर को मिले और जो फैसला करे, उसका कुछ लेना देना नहीं है आइन से। और ना ये कोई रीजन है आइन के अंदर, ये एक्सेप्शन नहीं प्रोवाइडेड कि खर्चा बहुत होगा। देखें, सिर्फ एक ही सूरत में मुल्क में जब इमरजेंसी इंपोज कर दे आर्टिकल 232 या 34 के नीचे, कि मुल्क एक्ट ऑफ वॉर हो, मुल्क के अंदर जंग चल रही हो, या कोई एक्ट ऑफ गॉड हो कि फ्लड्स आ जाए, हर चीज तबाह हो जाए, अल्लाह ना करे, तो फिर आप इलेक्शन इमरजेंसी इंपोज करके इलेक्शन पोस्टपोन कर सकते हैं। उसके अलावा आइन में 1% भी गुंजाइश नहीं है कि आप इलेक्शन आप उसको पोस्टपोन करें। देखें, ये इंटरिम गवर्नमेंट का बड़ा लिमिटेड मैंडेट होता है। इलेक्शन एक्ट 230 में क्लियरली लिखा हुआ है, हमारा मुल्क के आइन का प्रियम्बल कहता है जो इसमें ऑर्डर इस्टेब्लिश होगा थ्रू विल ऑफ द पीपल होगा, जो लोगों की मंशा और मर्जी के मुताबिक इलेक्टेड गवर्नमेंट ही फैसले करेगी। केयर टेकर गवर्नमेंट का काम है 3 महीने के लिए आए, इलेक्शन कराए और उसके बाद अपना सामान पैक करके जाए और लोगों के नुमाइंदों को कहें वो उनकी हुकूमत करें और वो उनको रिप्रेजेंट करें। देखें, इसमें सिर्फ ये आजम तारड़ साहब ने कहा है तो कानून की एक बात होगी। अबू ज़र साहब, माज़रत के साथ मुझे इन कर लेने दीजिए, वेलकम करने दीजिए। इस वक्त तहरीक इंसाफ के रहनुमा फारूक हबीब साहब मौजूद है, उनसे जरा पॉलिटिकल गुफ्तगू करते हैं आपसे कानून के हवाले से। आमिर साहब, आपकी इजाजत से सवाल फारूक साहब से मैं करना चाह रही हूँ। फारूक साहब, एक तो वेलकम करते हैं और सेकेंडली ये कि जिस तरह से अबू ज़र साहब से हमारी बात हो रही है, अभी आपको भी पता चल गया होगा कि किसी तौर भी इलेक्शन के लिए राजी नहीं हो रही है विफाकी या केयर टेकर गवर्नमेंट। खान साहब ने आज कह दिया मुझे 2 हफ्ते मजीद चाहिए सेहतयाब होने के लिए, फिर मैं तहरीक को लीड करूंगा। आप मजीद 2 हफ्ते आप लोग अभी रुकेंगे या कोई और स्ट्रेटजी आपके करेंगे क्या अभी आप लोग? नहीं, देखें, हमारी स्ट्रेटजी बड़ी वाज़े है, आपके इल्म में है कि हम तो इंतखाबात के लिए दोनों सूबों की मुतलका हाई कोर्ट्स के अंदर जा चुके हैं। 2 रोज बाद बरोज जुमेरात को जो है वो पंजाब के हवाले से केस लगा हुआ है। आज खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो है वो KPK की जो हाई कोर्ट है उसमें केस की समाअत हुई है। तो ये तो बड़ा वाज़े है कि 90 रोज से किसी सूरत भी जो है वो आगे नहीं जाया जा सकता। लेकिन यहाँ पर आपके इल्म में है कि गवर्नर हाथ उठाकर भाग चुके हैं। आइन का आर्टिकल 105 में बड़ा वाज़े इख्तियार ये गवर्नर का है कि गवर्नर ने तारीख देनी है। अब गवर्नर ने तारीख नहीं दी तो अब ये इलेक्शन कमीशन जो है ये क्यों हाथ पे हाथ रख के बैठे हैं? आज 25 रोज गुजर गए हैं, पंजाब में असम्बलियां तहलील हुए और 21 रोज गुजर गए हैं KPK में असम्बलियां तहलील हुई। ये जो वक्त ज़ाया किया जा रहा है, इंतखाबात की तारीख नहीं दी जा रही, तो इससे तो इलेक्शन कमीशन से ये सवाल हम पूछना चाहते हैं कि किससे खौफजदा है, किसने इलेक्शन कमीशन को जो है वो तारीख देने से रोक रखा है। अक्सर इलेक्शन कमीशन ये कहते हैं जी हम पे बड़ी तनकीद होती है, तो अच्छा काम कर ले जिसमें उनकी तारीफ भी हो जाए।
तो इंतखाबात की तारीख आइन के तहत हम मांग रहे हैं, कोई ऐसा गैर आइनी मुतालबा नहीं है। और अगर आइन के अलावा कोई मनसूबाबंदी है तो वो फिर आइन तोड़ने के मुतरातिफ होगा, उसके ऊपर आर्टिकल 6 लगेगा। इसके हवाले से किसी किस्म की कोई गुंजाइश नहीं है। मैं अबूजर से फरूक आपकी इजाज़त से अबूजर से इस पे मैं व्यू ले लूँ कि ये फरूक ये फरमा रहे हैं कि गवर्नर डेट नहीं दे रहा, इलेक्शन कमीशन जो है उसके ऊपर बैठा हुआ है, और गवर्नर साहब कह रहे हैं कि जी लॉ इन्फोर्समेंट की एजेंसियों से पूछ लें और बाकी एजेंसियों से भी पूछ लें कि क्या सूरत हाल है, किया जा सकता नहीं जा सकता। इलेक्शन कमीशन कुछ नहीं कर रहा। मगर दो चीज़ें, एक कि अदालतें क्यों नहीं कुछ कर रही, आप लोग पटिशनें वहाँ पे जो कोई चल रही हैं इस मामले में गई हैं कि नहीं गई, या कोई सुओ मोटो होगा तो इसमें, क्योंकि अल्टीमेटली तो लगता है जब एक पार्टी बजिद है कि उन्होंने इलेक्शन वो बार बार अब तो बिल्कुल खुल के कह रहे हैं कि जी नहीं करवाने, वो रोज़ का एक बयान आ जाता है, तो ये अल्टीमेटली फैसला अदालतों में जाएगा, पहली बात। दूसरा, फरूक ने जो बात की है, एतजाज़ हसन भी कह चुके हैं कि अगर ये वायलेशन एब्रोगेशन ये इतनी बड़ी इसकी वायलेशन की जाएगी 90 दिन में कराने की, तो ये फिर गद्दारी मुर्तकब समझी जाएगी। आप क्या कहेंगे अबूजर? देखें, एक तो इलेक्शन कमीशन की आर्टिकल 218 सब जो आर्टिकल 3 है उसके अंदर जिम्मेदारी है, बिल्कुल लिखा हुआ है, टू ऑर्गेनाइज एंड कंडक्ट इलेक्शंस इन पाकिस्तान। बिल्कुल उनकी जिम्मेदारी है। अगर गवर्नर जो है अपनी ड्यूटी परफॉर्म नहीं कर रहा तो इलेक्शन कमीशन को अपनी ड्यूटी परफॉर्म बिल्कुल करनी चाहिए। और जहां तक अदालत में केस गया हुआ है, देखें 9 तारीख को केस लगा हुआ है, और देखें इनके पास एक ही ये इनकी जो रे ऑफ होप होगी, ये जो पीडीएम की हुकूमत है, कि किसी तरह अदालत इनकी मदद को आन पड़े और इनको टाइम दे दे कि इलेक्शन की डेट बढ़ा सकें। इसके अलावा इनके पास कोई चारा नहीं है। लेकिन ये एक बात मैं कर दूं आमिर मतीन साहब, देखें हमारे मुल्क की जो अदलिया है 1950 से लेके 2021-22 तक, खासकर 2007 तक, उस पे बहुत ज़्यादा ऐसे फैसले उसने किए हैं जिस पे उस पे बड़ा क्रिटिसिज्म हुआ है। जैसे मौलवी तमीज़ुद्दीन केस था, पीसीओ का केस था, एलएफओ का केस था, 200 का केस था, आसमा जिलानी का केस था। इस वजह से वो फैसले अब कोई फॉलो भी नहीं करता, क्योंकि उनको ब्लैक डिसीजंस कहते हैं, स्याह धब्बे वाले फैसले कहते हैं कि इन्होंने नजरिया जरूरत को जन्म दिया। अगर ऐसा कोई फैसला मेरी नजर में नाकिस राय में कोई अदलिया देती है तो मेरे ख्याल से नजरिया जरूरत को वो दोबारा जगाएंगे। ये जस्टिस मुनीर की लेगेसी होगी जो दोबारा जागेगी। और मेरी दुआ है कि मेरे ख्याल से गुजारिश है अपनी अदलिया से कि आइन का तहफ़्फ़ुज़ करें। दे आर द अल्टीमेट गार्डियंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। उन्होंने आइन का तहफ़्फ़ुज़ अगर किया तो ये 90 दिन से आगे इलेक्शन नहीं जाएगा। इस वजह से मुझे बड़ी उम्मीद है कि अदलिया ये आइन जो है इसको नाफिज करेगी और इस इलेक्शन की डेट को इंश्योर करेगी कि आइन की मंशा के मुताबिक इलेक्शन 90 दिन के अंदर हो। और जहां तक आपका दूसरा सवाल है आर्टिकल 6 का, देखें आर्टिकल 6 कहता क्या है। आर्टिकल 6 कहता है कोई अपने एक्ट से या कोशिश करे या करे कि वो आइन को सस्पेंड करे या एब्रोगेट करे, मतलब उसका जो इफेक्ट हो उसको नलिफाई कर दे। तो अगर गवर्नर साहब अपनी आइनी जिम्मेदारी पूरी नहीं करते, मैं बिल्कुल एतजाज हसन साहब की इस आर्ग्यूमेंट से एग्री करता हूं, ये आर्टिकल 6 का केस आप बना सकते हैं, क्योंकि इन इफेक्ट अगर 91 दिन 92 दिन हो जाते हैं तो आइन तो आपका मुअत्तल है गवर्नर के एक्ट की वजह से। अगर आइन मुअत्तल होता है तो उसके बाद फिर आर्टिकल 6 के जो रेपरकशंस है तो वो तो फिर आपने फेस करने, बिल्कुल आपके सामने होंगे। कल को कोई हुकूमत आती है, फेडरल गवर्नमेंट कंप्लेनेंट बन के आर्टिकल 6 की कार्रवाई कर सकती है, बिल्कुल इसका केस बन सकता है। जी फरूक, ये इस पे ये तो अब वाज़े है कि वो इस फार्मूले के ऊपर अमल करना जा रहे हैं, और उसी के साथ ही ये जो गिरफ्तारियों का एक सिलसिला भी एक जारी है, और उसके साथ आप लोगों ने एक जेल भरो तहरीक जो शुरू की हुई है, मगर वहाँ पे ये एक तासुर दे रहा है कि वो ऑलमोस्ट आपको डेयर कर रहे हैं कि हौसला करें। और इमरान खान की ये जो सुनते हैं कि जी उनकी गिरफ्तारी के मुमकिन हो सकती है, तो आप वहाँ पे आज मेरी इत्तला है कि मौजूद भी थे। तो पहली बात कि वहाँ पे क्या सूरत हाल है इमरान खान की गिरफ्तारी की, क्योंकि शेख रशीद की हो गई, फवाद चौधरी की भी हो गई, तो वो उसके पीछे मकसद तो ये नज़र आता है ना नीचे वर्कर को डराना। तो क्या वो आपको नज़र आ रहा है कि गिरफ्तारी होने जा रही है, होगी तो क्या आप लोगों की स्ट्रेटजी होगी, और ये कैसे जेल भरो तहरीक इसको चलाएंगे कैसे आप? देखें, ये सारी चीज़ें कॉन्टेक्स्ट के अंदर देखने की है। इमरान खान को इक़्तिदार से हटाया
इनको ये लगता था कि इमरान खान गैर मारूफ हो जाएंगे और उनकी सियासत खत्म हो जाएगी, लेकिन आपने देखा कि उनकी पॉपुलैरिटी जो है वो तारीख में 25 साल तारीख में सबसे ज्यादा होगी जब से पीटीआई का क़याम अमल में आया। उसी दौरान आपने देखा कि हमारे लोगों को पकड़ पकड़ के जेल में डाला गया, तशद्दुद किया गया, बरहना किया गया, उनके ऊपर तकालीफ आई, इमरान खान के ऊपर कातिलाना हमला किया गया। उससे दिल नहीं बढ़ा तो आप जी इमरान खान को गिरफ्तार कर दो या इमरान खान को जो है वो टेक्निकल बुनियादों के ऊपर सियासी मैदान से बाहर करने के लिए नॉकआउट कर दो, लेकिन इंतखाबात नहीं होने देने। अब इस सारी चीज से निमटने के लिए हमारे पास देखें दो ऑप्शन थे कि हम दोबारा फिर सड़कों पे आ जाएं। क्या मुल्क अब दोबारा फिर सड़कों पे आने का, जो मुल्क की मईशत को जिस हाल पे ये ले आए हैं, फारूक ये तो ये बिल्कुल आप बड़ा लंबा तनाजुर दे रहे हैं। रोज रोज खबर आ जाती है कि एकदम डर पड़ जाता है कि जी आज गिरफ्तार करने वाले हैं। आज दोबारा ये अफवाह चल रही थी कि आज गिरफ्तार कर लेंगे। अगर इमरान खान को वहाँ पे आप देख रहे हैं कि वाकई फिर गिरफ्तार कर रहे हैं तो वहाँ इस वक्त वर्कर्स की क्या सूरत हाल है? देखें, नहीं वर्कर्स तो हमारे जो हैं वो मौजूद हैं, वो खुद ब खुद वहाँ पर आ रहे हैं, लेकिन मेरा तो एक बड़ा बुनियादी सवाल ये है कि इमरान खान के ऊपर कौन सा मुकदमा है जिसमें इमरान खान को गिरफ्तार इन्होंने करना है। इमरान खान ने ना चोरी की है, ना करप्शन की है, ना वो कोई दहशतगर्द है। वो साबका वजीर आजम है, एक पार्टी के लीडर हैं और इमरान खान के ऊपर कोई केस भी नहीं है। अगर कोई इंतकामी कार्रवाई करनी है, किसी की हसरत है, ख्वाहिश है, उस ख्वाहिश को पूरा करने के लिए इमरान खान को गिरफ्तार करना है, तो ये फिर ऐसा हम मुमकिन नहीं होने देंगे और इसमें पाकिस्तान की अदालतों को भी अब किरदार अदा करना। मैं अबूजर से आपकी इजाजत से ये पूछूंगा कि अगर ग्राउंड बनानी हो, जिस तरह के फवाद चौधरी की गिरफ्तारी की गई, अरशद रशीद की गिरफ्तारी की गई कि जी उन्होंने तकरीरों में ये बयान किया गया, तो इमरान खान की भी बेताशा तकरीरें हैं। अगर आपकी नीयत ही ये होगा गिरफ्तार किसी को करना है तो बहाना बना लिया जाता है, तो किसी भी तकरीर को पकड़ के किया जाएगा, पहली बात। दूसरा आपसे ये कि माजी में दो एक दफ़ा जब ये डिले हुए इलेक्शन, एक जो है वो ज़ियाउल हक साहब की जो जहाज़ उड़ गया था उसके बाद थोड़ा सा डिले आई थी और बहुत बड़ी ग्राउंड थी। दूसरी दफ़ा बेनज़ीर भुट्टो साहब की शहादत हुई, वो भी बहुत बड़ी ग्राउंड थी। तो अभी जो आप कह रहे हैं कि अदालत के अंदर ये जो नज़रिया ज़रूरत को अप्लाई करने की बातें सुनी जा रही हैं, तो इवन नज़रिया ज़रूरत के लिए भी तो कोई ग्राउंड बनाई जाती है, तो क्या ग्राउंड होगी जिस पे होगा? मगर पहले आप वो बताइएगा कि इमरान खान की क्या ग्राउंड होगी, फिर इसकी क्या ग्राउंड होगी? देखें, हमारी जिस तरह लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी, जिस तरह स्पेशली पुलिस और FIA ऑपरेट कर रही है पिछले 9 महीने से, देखें अगर अरेस्ट किसी को करना होता है तो ये लोग ये करते हैं कि FIR बाद में आती है सामने और उससे 3-4 घंटे पहले अरेस्ट कर देते हैं। तो अब PTI की जितनी लीडरशिप है, इंक्लूडिंग फारूक हबीब, मैं तो फारूक का केस भी कर रहा हूँ, ये तो हाई कोर्ट में जा रहे हैं जी, जजेस को कह रहे हैं जी इनको कहें हमें बताएं हम पे कितनी FIR है, हमें तो पता भी नहीं होता। FIR एकदम निकल आती है, अरेस्ट करके ले जाते हैं, बाद में पता लगता है जी इस केस पे अरेस्ट किया। तो ये ज्यादा से ज्यादा जी म्यूटनी का केस बना देंगे, सेडिशन का केस बना देंगे, जो इनको आदत पड़ गई है। एक जो भी स्पीच करो आप, अगर इलेक्शन कमीशन को मुंशी भी कहो तो उस पर भी ये लोग म्यूटनी का केस बना देते हैं, गद्दारी का केस बना देते हैं। देखिए FIR रजिस्टर करने में तो कोई कबाहत नहीं है, वो तो कर सकते हैं, इनके पास पावर है, अब्यूज ऑफ पावर से कर लेते हैं। लेकिन अगर कोई जेन्युइन केस बनाना तो मेरे नज़र में इस वक्त कोई केस नहीं जो खान साहब पे बन सकता है, लेकिन हुकूमत इनकी अगर बनाना चाहे तो ये बना सकते हैं बिल्कुल। लेकिन जो अरेस्ट करना है वो इनके लिए मेरे ख्याल से एक पहाड़ चढ़ने के बराबर होगा। इतना आसान नहीं होगा किसी पार्टी के आपको हेड को अरेस्ट करना, काफ़ी बैकलैश इसका हो सकता है, वो तो आपको बेहतर पता है, उसके पॉलिटिकल रिपरकशंस भी बहुत होंगे। लेकिन कानून में तो कोई अगर ये चाहें किस तरह ये पावर इस्तेमाल कर रहे हैं, उनको कोई रोक थोड़ी सकता है, ये कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं अरेस्ट, लेकिन उसके क्या रिपरकशंस होंगे वो बात की बात है। और दूसरा सवाल आमिर साहब आपका क्या था? सही रीजंस क्या? मैं पूछ रहा था कि अगर ये नजरिया जरूरत भी अप्लाई करें तो कोई ना कोई ग्राउंड तो बनानी पड़ेगी। क्या ये जो अभी तक बड़ी फ्रिवलस ग्राउंड्स हैं कि पैसा खर्च होगा, सिक्योरिटी की सिचुएशन है, तो ये क्या कोई ग्राउंड कुछ क्या बना सकते हैं? देखिए, मैंने अगर आइन में अगर आप देखें कोई ग्राउंड्स अगर नजर आते हैं तो वो इमरजेंसी इम्पोज हो सकता है। मैंने आपको बताया था अगर मुल्क में
आपके मुल्क हालत जंग में चला जाए, बिल्कुल आपका सारी स्टेट मशीनरी रुक जाए, आपका कॉन्स्टिट्यूशन आपका लिटरली सस्पेंड हो जाए, तो फिर आप डिले कर सकते हैं, या कोई एक्ट ऑफ गॉड जैसे अर्थक्वेक आ जाए, अल्लाह ना करे, या कोई फ्लड्स आ जाए, बिल्कुल सारी तबाही आ जाए, तो फिर इलेक्शन डिले हो सकते हैं। जो ये ग्राउंड्स दे रहे हैं ये बिल्कुल कोई ग्राउंड नहीं है, बिल्कुल अनरीजनेबल है, अनफाउंडेड ग्राउंड्स है। और दूसरी बात देखें आमिर साहब, अगर आपने इलेक्शन जो है उसको अगर आगे भी करना है, जिस तरह आपने एग्जांपल्स दी 2 माजी में हो चुके हैं, तो उसमें सारी पार्टीज की मुशावरत होती है। एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी जिसकी जीबी में हुकूमत है, आज़ाद कश्मीर में 2 सूबों में हुकूमत थी और अच्छी खासी साइजेबल मेंबर्स थे पार्लियामेंट के, अगर आपको उस नेगोशिएशन का या उस डिसीजन का पार्ट नहीं बनाएंगे और आप अपने हिसाब से अपनी मर्जी से फैसला कर लेंगे, तो वो फैसला कोई मानेगा नहीं, ना अदालतें मानेंगी और ना मेरे ख्याल से आपके जनरल जो आपकी अवाम है वो मानेगी। इस वजह से ये इतना आसान नहीं है। मैं इस वजह से कह रहा हूँ अदालत के पास भी कोई रीजन नहीं है। मेरे ख्याल से अदालत दी जामिन ने हमारे आईनी हकूक की आर्टिकल 17 जो कहता है कि हमारी मर्जी की हुकूमत बनेगी, हमने वोट देना है पॉलिटिकल पार्टी को, तो अदालतों ने जो हमारे फंडामेंटल राइट्स है, बुनियादी हकूक है, उनको अपहोल्ड करना होता है। इस वजह से मुझे बड़ी उम्मीद है कि हमारी जो अदालतें हैं वो आइन को ही अपहोल्ड करेंगी, नजरिया जरूरत को नहीं करेंगी। सही है, ठीक है। अबूजर साहब की बात को लेकर फरूख हबीब साहब आपकी तरफ आती हूँ। अब 2 नुक्ते हैं, दोनों आपके सामने रख देती हूँ। पहला सवाल तो ये, पूरी कौम की नजरें हैं और जो मौजूदा गवर्नमेंट है वो भी ये सोच रही है एपीसी से रिलेटेड क्या तहरीक इंसाफ एपीसी का हिस्सा बनेगी, और सेकेंडली ये कि आप लोगों का या पूरे पाकिस्तान के अंदर सियासी तनाव इसलिए है कि आप लोग इलेक्शन मांग रहे हैं कि इलेक्शन जल्द हो जाने चाहिए और इसीलिए जेल भरो तहरीक का भी आगाज है। हम सब जानते हैं कि सियासी वर्कर अगर गिरफ्तार होगा तो वो चार्ज तो जरूर करेगा, मगर सियासी लीडर या सियासी कारकुन से बढ़कर इमरान खान साहब उनके हवाले से है, क्या वो घर बैठ के या सड़कों पर आकर लीड करेंगे या फिर इसको कामयाब करने के लिए अपनी गिरफ्तारी देंगे? लेकिन जहां तक तो रहेगी बात एपीसी के हवाले से, तो एपीसी जो है वो हुकूमत खुद संजीदा नहीं, उन्हें खुद नहीं समझ आ रही उन्होंने एपीसी कब करनी है। पहले 7 तारीख आई, फिर 9 तारीख आई, अब फिर उसकी तारीख को मौखर कर दिया गया। इनको लगता है, पहले हम जून से ये कह रहे हैं कि मुल्क में दहशतगर्दी आ गई, लेकिन उस हवाले से ये हमारा मजाक उड़ाते थे कि ये पता नहीं प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। राना सनाउल्लाह के बयान आपके सामने, इंटीरियर मिनिस्टर है, खैर उनको तो पीटीआई के खिलाफ कार्रवाई करने के अलावा और कोई काम ही नहीं है, लिहाजा बतौर इंटीरियर मिनिस्टर तो उन्होंने कोई काम नहीं किया, बिल्कुल नाकाम हुए। जहां तक रहेगी बात इमरान खान साहब की जो है वो लीड करने के हवाले से, देखें इमरान खान तो डे 1 से जब से रजीम चेंज हुआ है तब भी लीड किया, 52 जलसे किए। उसके अलावा जब कातिलाना हमला भी हुआ उसके बावजूद भी इमरान खान साहब फिजिकली उनकी मूवमेंट में प्रॉब्लम है, लेकिन उन्होंने एक मुतहरक किरदार अदा किया, पार्टी को मोबिलाइज किए रखा हुआ है, पार्टी के इजलासों की सदारत कर रहे हैं। और अभी ये जो जेल भरो तहरीक है इसकी भी बुनियादी वजह क्या है कि दुनिया को ये एक मैसेज चला जाएगा, पाकिस्तान तो पूरा एक इस टाइम इसको सब जेल बना दिया गया है हमारे माशरे को। जिस तरह लोगों को पता नहीं होता, रात 4 बजे दरवाजे तोड़ते हैं, बच्चों के सामने उनको तजलील करके तशद्दुद करके गिरफ्तार करके ले जाते हैं, बाद में पता चलता है FIR कौन सी है। तो हमने कहा इतनी शौक है गिरफ्तारियों का तो हम खुद जेलें भर देते हैं जाके। नहीं, मेरा नुक्ता, एक आखिरी नुक्ता फरूख हबीब साहब, खान साहब अपनी गिरफ्तारी देंगे, मैं ये आपसे जानना चाह रही हूँ। नहीं देखें, खान साहब अभी तो जाहिर बात है, मैंने आपको ये पहले कहा कि उन्होंने खुद तारीख अनाउंस करनी है इस तहरीक के हवाले से, हमने अनाउंस कर दिया है। हम इस तमाम चीज़ों का, हालात का जो है वो जायजा भी ले रहे हैं कि ये मुल्क को किस तरफ लेके जाते हैं। उसके बाद जो हमारा ऑप्शन है, जो लाया अमल है, उसको हम अनाउंस करेंगे। और मैं समझता हूँ कि इमरान खान साहब से पहले मैं अपने आप से शुरू करता हूँ। मैं अपने सिटी सदर को जो है वो हमने अपना नाम रज़ाकाराना तौर के ऊपर पेश कर दिया है कि मैं फरूख हबीब अपना नाम रज़ाकाराना तौर पे पेश कर रहा हूँ कि हम गिरफ्तार होने के लिए तैयार हैं। इसी तरह लाखों लोग इमरान खान के इस कॉल के ऊपर लब्बैक कह रहे हैं और ये अपनी एक मुनफरद किस्म की जो है वो इस बार ये मूवमेंट होगी जिसमें लोग अपने आप को जो है वो जेलों में पेश करेंगे, बंद करें। ये हालात इनसे इस तरह बेहतर नहीं होंगे इंतखाबात करवाए बगैर। ये फैसला साथ समझ लें। और पहले वो नाकाम हुए 10 महीने, अब मजीद मुल्क को मजीद तजर्बों का मुतहम्मल ना करवाएं। ठीक है, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फरूख हबीब साहब हमारे साथ मौजूद है। बुरसर सलमान नियाज़ी साहब भी हमारे साथ मौजूद है। आमिर साहब, बज़ाहिर खुदा ना ख्वास्ता मेरे मुंह में खाक, मुझे ऐसा लग रहा है कि आइंदा आने वाले दिनों में तशद्दुद का एलिमेंट हमें गालिब नजर आएगा पाकिस्तान की सियासत के अंदर। जी, वो क्लियरली जो दोनों अपने अपने रास्ते में चाह रहे हैं और वो भी बाज़िद हैं कि इलेक्शन उन्होंने नहीं करवाने
और ये जो वो बहुत आसान समझ रहे हैं कि जनाब लोगों को गिरफ्तार करके लीडरशिप को ये दबाया जा सकता है, ये बिल्कुल नहीं है। मेरे मुंह में भी खाक, मैं ये जो सिनारियो कल मैंने पेश किया था कि ये फ़र्क हबीब साहब जब जाएंगे अपने आप को पेश करने के लिए तो ये 200-400 बंदा इनके साथ तो कम से कम जाएगा ना। ये वहाँ के आफ्टर ऑल जो है MNA रहे हुए हैं, इनकी कोई फॉलोइंग है वहाँ पे। तो हर थाने के आगे जब इतने लोग जाएंगे तो ये 57,000 कह रहे हैं जी इलेक्शन के लिए चाहिए, इसके लिए 57 लाख बंदा शायद चाहिए होगा। तो ये उसके लिए लॉ एंड ऑर्डर की बड़ी सिचुएशन है। तो मेरा ख्याल है जो इदारे आज इशारा दिया है मालिक साहब के प्रोग्राम में फवाद चौधरी ने कि बिल्कुल इस्टेब्लिशमेंट के साथ इन मामलात पे बात हो सकती है, तो ये अब ये इससे पहले के हालात बहुत ज़्यादा बिगड़े क्योंकि अब वो क्लाइमैक्स की तरफ आ गया है। ये फैसले हो जाएंगे, वरना फिर क्या होता है कि दफ़ा चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल निकल जाती हैं। अगर बैठ के टेबल पे ये बातें ना हो पाएँ और दोनों पार्टियां मुतहरिक जो है अपनी उसमें बजिद रहें। मेरे मुंह में ये बार बार यही कहना चाह रहा है कि अल्लाह ना करे। 71 में भी यही हुआ था, खुदा ना खास्ता, कि वो दो ग्रुप्स थे जो कि नहीं आपस में बैठ के फैसला नहीं कर पाए थे। अवामी लीग को जो वेस्ट पाकिस्तान की लीडरशिप थी और उस ज़माने की जो फौजी क़यादत थी वो उनको इक़्तिदार देने के लिए तैयार नहीं थे और वो इस बात पे मानने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे कि मेजॉरिटी पार्टी को दिया जाए, तो मुल्क टूट गया। खुदा ना खास्ता ये जब बहुत ज़्यादा दो ग्रुप इतने ज़्यादा बज़िद हों और इतनी हार्ड पोजीशन ले जाएं तो फिर वो नुकसान होता है। ये 77 में हमारे सामने देखते देखते यूँ ख़राब हो गया था। बाय द वे वो भी इलेक्शन के ऊपर हुआ, जब भी इलेक्शन के ऊपर कंट्रोवर्सी हुई 71 में हुई, मुल्क टूट गया, 77 में हुई, मार्शल लॉ लग गया, आगे भी जब भुट्टो बेनज़ीर साहब की शहादत आई तो बहुत ज़्यादा एक वायलेंट सिचुएशन आ गई थी, पूरा सिंध जला दिया गया था। तो इलेक्शन पे लोग बड़े चार्ज उठते हैं, इलेक्शन की कैंपेन स्टार्ट हो गई है। सो बैठ के अल्टीमेटली अब नहीं तो 2 महीने बाद उनको इलेक्शन लड़ना ही पड़ना है, तो बैठ के कोई दरमियाना रास्ता निकाला जा सकता है। ठीक है, अभी एक ब्रेक की तरफ चलते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे। तो CDA ने प्रोग्राम मुकाबिल और आमिर मतीन साहब ने जो अहम चीज़ें ब्रेक की उसके ऊपर झूठे इल्ज़ामात का सिलसिला बंद नहीं किया, मगर सच्चाई की किस्तें हम भी मरहलावार रिलीज़ करते रहेंगे। ब्रेक से वापस आकर कुछ हक़ाइक़, कुछ हकीकतें आप लोगों के सामने फिर से आश्कार करेंगे। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद एक बार फिर से प्रोग्राम में हम आपको खुश आमदेद कहेंगे। आमिर साहब, कल CDA के हवाले से एक किस्त हमने रिलीज की थी, सच्चाई के मबनी थी और तशनगी बरकरार थी। कल वक्त हमारे पास खत्म हो गया था, हकायक बताने के लिए बहुत सारे थे हमारे। ये जी शायद एक ही किस्त के अंदर ये मामला ख़त्म हो जाना था। हमने सिर्फ एक इरेगुलरिटी नज़र आई, उसको सिर्फ उसकी निशानदेही की कि जनाब ये आपने जो इतने ज़्यादा शोर मचाया जा रहा है और भंगड़े डाले जा रहे हैं कि जी फैमिली सिल्वर इस्लामाबाद की बेच के इस्लामाबाद की तारीख में पहली दफ़ा 41 अरब रुपया इकट्ठा करके 42 वो बेच दिए। तो वो उसके अंदर उसके तरीक़ेकार के ऊपर हमने एतराज़ात किए थे और हमने अभी ये इल्ज़ाम नहीं लगाया कि करप्शन हुई है। हमने अगर सिर्फ बेज़ाब्तगी बताई है कि इन्होंने जिस तरीके से किया है, इनके अपने ही बनाए हुए असूल जो हैं उसको फॉलो नहीं किया गया और उसकी वजह से एक्सचेकर को मिनिमम 80 करोड़ से लेके 9 अरब तक जो है वो नुकसान हुआ है। और उसके ऊपर जो कैप्टन उस्मान साहब हैं, इससे पहले हम कोई 20 के प्रोग्राम कर चुके हैं इनके ऊपर कि ये जो जोन 3 पे इनको रब्ता करते रहे, इनकी कोई आवाज़ CDA की नहीं आई, आज तक कोई एक्सप्लेनेशन नहीं आई। उसके बाद और भी कई मामलात के लिए, मगर इस पे इनको बहुत ज़्यादा जो है ना इन्होंने सोशल मीडिया पे जाके पूरा थ्रेड चलाया, तो हमने वहाँ भी थ्रेड चलाया। उसके बाद इन्होंने सबसे बड़ा कहा जी मुझे मेरा मौक़िफ़ नहीं लिया गया, हालांकि कल बताया हमने कि इनको मौक़िफ़ लेने के लिए इनके और पूरे CDA से कितनी ट्राई की गई कि वो अभी जो है ना ये कल आए ना ये आ जाए। हम इनका कल भी जवाब दे रहे हैं कि इनके पॉइंट बाय पॉइंट इनके जो एतराज़ात थे, जो इल्ज़ामात इन्होंने लगाए ना, इन्होंने तो ब्लैकमेलर ही कर दिया। तो वो हम तो सबूत से बात कर रहे हैं कि ये मामलात हैं, आप अपना काउंटर जवाब दें। ये आज भी नहीं आए। और बाय द वे हमने जो मौजूदा नूरुल अमीन मेंगल साहब हैं
वो ये सारे काम उनसे पहले के हुए हैं, मगर उनके ऊपर फॉलोअप जो है वहाँ आजकल होना है या हो रहा है, तो उनको भी ये सारे सवालात भेजें। उनकी तरफ से भी ये हमने पब्लिकली अनाउंस किया हुआ है कि या वो खुद आ जाएं या अपना स्पोक्समैन भिजवाएं, वो आएँ बाएं दाएं से। उनका कोई डायरेक्टर फरहान साहब है, वो कह रहे जी मुझसे लदा वो F9 पार्क में मिल लें टाइप। तो F9 पार्क तो अल्लाह वैसे ही बड़ा खतरनाक हो गया हुआ है, तो वो हम चाहते हैं कि टीवी पे आके पब्लिकली जो अपना पॉइंट ऑफ व्यू है सबके सामने दें। बिल्कुल ये अलग मीटिंग्स की ज़रूरत नहीं है। तो मैं सिर्फ दोहरा देता हूँ कल की वाली बातें जो नामुकम्मल रह गई, कि बुनियादी बात ये थी कि जो उन्होंने मजाक हमारा उड़ाया कि जी आपने ये जो कहा है कि जी 9 अरब रुपए का नुकसान हो गया, ये 9 अरब का नुकसान कैसे हो गया? तो ये सिंपल बड़ा आसान सी बात है, मैं समझा देता हूँ कि ये कैसे हुआ। उसका तरीका ये हुआ कि इन्होंने जो है अगर इन्होंने एक फार्मूला बनाया था 2021 के अंदर, कि इससे पहले ये तरीका मौजूद था कि जो कमर्शियल वैल्यू है, जो अगर किसी जगह पे किसी एक सेक्टर के अंदर 10 करोड़ का है, किसी सेक्टर में 20 करोड़ का है, तो उसके मुताबिक जो है वो एक रिवर्स प्राइस नीलामी होने से पहले देखी जाती है। जिस तरह एक DC रेट होता है कि जनाब इतना आपने टैक्स देना है, इस सेक्टर के लिए ये है, इस सेक्टर के लिए हर मौजे के लिए डिफरेंट होता है। उस तरह ही नीलामी के लिए होता है कि आप इसको इक्वेट नहीं कर सकते। कल भी अपने मसाले दी कि लाहौर के अंदर कृष्ण नगर DHA और इलामा इकबाल टाउन को या किसी शहर के अंदर भी जो है वो नहीं, कराची के अंदर भी जो है DHA और नाज़िमाबाद के अंदर फ़र्क करना पड़ता है। तो इन्होंने बहरहाल वो फ़र्क हटा के इन्होंने एक तरीका निकाला कि हम औसत लेंगे, GPI सारे शहर की एक औसत लेंगे। उसके बाद GPI था कि एक शुमारियात का डिपार्टमेंट जो है वो एक जनरल प्राइस इंडेक्स जो महंगाई की वजह से वो देते हैं 10% वो लगाएंगे सालाना, तो उसमें ऐड करके ये फार्मूला बना दिया। चलो जी अच्छा बना दिया, मगर उस फार्मूले को भी फॉलो नहीं किया गया। ये जो नुकसान हम बता रहे हैं, एक तो फार्मूला बहुत फ्लॉड है, ये एक बेवकूफ़ाना मज़गा खेज है कि एक सारे शहर की औसत के ऊपर आप नहीं किया जा सकता। F10 की प्रॉपर्टी को जो है या F7 की रेट को इक्वेट नहीं किया जा सकता, मगर इनका जो अपना फार्मूला है उसको भी फॉलो अगर नहीं करते तो ये 80 करोड़ तो मिनिमम आज भी इसको अगर नीलामी करें तो इनको कल ये वापस मिल जाता है। इसकी नीलामी दोबारा ना हुई तो ये बहुत बड़ा एक गैर कानूनी काम भी होगा, और आई एम श्योर ऑडिट के अलावा इसके ऊपर क्रिमिनल केसेस होने की भी पॉसिबिलिटी है कल। और वो कैसे कि मैं आसान लफ्जों में समझा देता हूँ, लंबी उसकी बात नहीं करता, कि इन्होंने जो एक प्लॉट बेचा इसमें F7 में जो है वो GPA का, जिस तरह मैंने बताया कि वो किया, तो वो 15 लाख और जो है 66,000 स्क्वायर फीट जो है ना, ये रेट जो है ना, ये बनना चाहिए था और ये बनना चाहिए था इनके फार्मूले के मुताबिक। तो मगर इन्होंने वो इसलिए ये बनना चाहिए था कि इन्होंने जो फार्मूला लगाया तो जो F7 का प्लॉट 14,35,000 पे इन्होंने उसको बेचा, कीमत तयन की। तो अगर ये रिजर्व प्राइस के अंदर 10% की बजाय 15% का GPA बनता था, क्योंकि ये जून के अंदर जो जब शुमारियात की रिपोर्ट आती है तो पिछले 7 माह में इतनी ज़्यादा महंगाई हुई है, डिवैल्यूएशन हुई है, अव्वल तो वो नहीं है, चलें वो छोड़ दें, भूल जाएं उसको। 15% की भी अगर वो लगा लें तो वो फिर 15 लाख और 66,000 रुपये पर स्क्वायर फीट बनता था, और यहाँ नीलामी करके 14 लाख और 35,000 पड़ा है। ये 80 करोड़ रुपए का फर्क है। ये अपने फार्मूले को लगाते हैं तो इनको रिजर्व प्राइस से बुलाता है कि नीलामी शुरू होने से पहले ये कहें कि ये मिनिमम प्राइस है हमारे फार्मूले के मुताबिक, इससे आगे ऑक्शन करें जी। और अगर ये ऑक्शन इस मिनिमम फार्मूले पे करते कि जो 80 करोड़ रुपए से कम पे अपने फार्मूले के मुताबिक, और ये जिस तरह इन्होंने F9 G9 जो कि बहुत ही इससे कमज़ोर इलाका है, अंडर डेवलप्ड है, वहाँ पे 30 लाख रुपए से ज़्यादा
का इन्होंने कारोबार किया, नीलामी की, जो कि बड़ी अच्छी बात है कि इतना अच्छा रेट मिल गया इनको। अगर इस रेट से किया जाता है F7 का भी होता 80 करोड़ रुपए के ये डाल के, तो ये 9 अरब तक का जो है इसके अंदर फायदा हो सकता था। जो 8 करोड़ से लेके 80 करोड़ से लेके 1 अरब, बल्कि कर ले, मैं राउंड फिगर बना देता हूँ, 1 अरब से 9 अरब के दरमियान में ऑक्शन पे डिपेंड करता है। मगर 9 अरब तो वो है कि ऑक्शन की क्या किस तरह की होती है, कौन लोग ऑक्शन करते हैं। मगर अगर ना भी करें, सिर्फ इसकी जो दुरुस्तगी, जो बेज़ाब्तगी हुई है उसको अगर दुरुस्त करेंगे, 15% का जो GPA लगाएं और छोड़ दें हैं, तो भी जो है इनको 80 करोड़ रुपया बचता है। अब ये डरा रहे हैं हमें कि ये फाइनेंस सेक्रेटरी साहब जो है ना, डायरेक्टर साहब, कि जी आपको पता है ये माड़ी गैस ने खरीदा है। माड़ी गैस जो है, क्योंकि वो जाहिर है इसके अंदर अस्करी फोर्सेज हैं। ये बात सुने, ये हमें FWO हुआ, ये माड़ी गैस, ये बिल्कुल इनके ठीक है कि अस्करी ज़राए इसको चलाते हैं, मगर ये कारोबार हो रहा है। ये शहीदों के नाम को इस तरह ना बेचे, अगर बेचना है ना तो ये DHA वैली के अंदर जो शहीदों के प्लॉट खा गए हैं पहले वो दिलवा दें। तो ये मिसयूज़ करना फौज का नाम और उसके इदारों का नाम, और ये जिसने भी ये किया है, तो वो पहले वालों से तो ये हरकत हो गई। अभी ये देखना है कि ये मौजूदा जो उन्होंने तो नीलामी करके और बहुत ज़्यादा फ्लैश किया, ये विक्ट्री के निशान बनाए कि मैंने कमाल कर दिया कि जी CDA की तारीख में फैमिली सिल्वर बेच के कोई अपनी पॉलिसी या अकल से नहीं है, और वो चले गए। अब क्योंकि वो इसलिए भी ज़्यादा शोर मचा रहे हैं बहुत ज़्यादा कि मुझे उनको उम्मीद है कि उनको बताया गया कि जी आपको बहुत अच्छी पोस्ट के ऊपर पंजाब में लगाया जाना है, क्योंकि इतना बड़ा फेवर दे के गए हैं। 4 महीने में बहुत बड़ा फेवर जितने भी इनको भी और Zone 3 के अंदर भी दे के गए हैं, उसका कोई जवाब नहीं दे रहे। तो वो फेवर जो दे के गए हैं तो उसके इन रिटर्न में क्विड प्रो को कुछ दा रहे हैं। बट जिन्होंने ये पैसे लिए हैं या जिन्होंने ये पैसे दिए हैं, किसी को फ़ायदा हुआ है या किसी को नुकसान जो हुआ है, वो लोग अब इसको नहीं होने देंगे। मौजूदा जो नूरुल अमीन मेंगल साहब वो जो चेयरमैन आए हैं, वो मशवरा भी उसी बोर्ड से कर रहे हैं। अभी ये मुझे नहीं पता, मैं चाहूँगा कि उनको भी कि कल हमें बताएं कि उनका क्या इस फैसलों को वो कर तो नीलामी गए हैं, मगर बोर्ड ने पास करना है। और अगर ये इन निशानदहियों के बावजूद भी वो करते हैं, तो फिर उनके ऊपर भी ये सवाल उठ जाते हैं कि ये कैसे उन्होंने ये बोर्ड को किया। ये हमने अभी तो सिर्फ एक प्लॉट की निशानदेही की है, या बाकी जो 40 प्लॉट हैं उन पे भी शायद तफ्तीश करने की ज़रूरत है कि वहाँ क्या क्या गड़बड़ हुई है। और ये फार्मूला जो है कि जी आप कमर्शियल उसको छोड़ के आप औसत निकाल दें, GPA कर दें, GPA वो दें ना दें, क्या मतलब है। तो ये पहली बात है। दूसरा, इन्होंने जो मजीद है फिर वो लोगों को फ़ोन कर करके कि जनाब ये देखें ये ब्लैकमेलिंग हुई है ये कैप्टन उस्मान साहब ने। और ये क्योंकि याद रहे, अच्छा माड़ी का जो है, अब ये मैं कहना नहीं चाहता, पर इत्तफाक़ जो रिंग रोड का स्कैंडल हुआ था, तमाम ही DC ADCG ऊपर से लेके नीचे तक वो कैप्टन रिटायर्ड लोग थे। अब ये फौज से जो आ जाते हैं भाई साहब, तो ये ज़रूरी नहीं है। यहाँ भी पहले भी वो ये कैप्टन उस्मान थे, अब मेरा नूरुल अमीन मेंगल साहब भी कैप्टन रिटायर्ड हैं, और ये वहाँ पे पहले मेरिट पे के ज़माने में आते थे। अब क्या होता है, ये किसी न किसी जर्नैल के साथ या चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के साथ ये लगते हैं, फिर ये ऐसा जाते हुए फेवर वो कहते हैं कि इनको यहाँ पे एडजस्ट कर दें। मगर इनकी ये इस तरीके से लॉयल्टी जो है अपनी नौकरी के साथ, अपने काम के साथ वो होनी चाहिए। तो ये साथ में एक सिर्फ ऐड कर दूं मैं कि हमजा शफकात साहब ने भी जो है वो यहाँ पे DC रह के गए हैं, और उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया। जनरली उसको लोगों ने सराहा उनके काम को कि डिप्टी कमिश्नर के तौर पे वो लोगों को अवेलेबल नहीं। उन्होंने भी जो है ना ये दरमियान में आज ट्वीट की कि जी ये सिविल सर्विस एकेडमी के लोगों को बदनाम किया जाता है, ब्लैकमेलिंग की जा रही है। हमने उनको भी ये सवाल भेजे हैं कि अगर वो कैप्टन उस्मान तो जवाब नहीं दे रहे, अगर हम सबूत दे के ये बात कर रहे हैं, पॉइंट दे रहे हैं, तो आप ये दे दें। तो उसके बाद खैर उन्होंने माफ़ी मांग ली। हालांकि मुझे इन पे बड़ा तरस आता था इन पे, क्योंकि यहाँ पे इनकी जो बलूचिस्तान में इनको जो दरबदर किया गया यहाँ से
इस्लामाबाद की डिप्टी कमिश्नर से ये वहाँ पे बेचारे खुडे लाइन लगाए गए, बलूचिस्तान भेजा गया। वो मेरी इतला ये है कि यहाँ पे क्योंकि तकीर शाह साहब की संजानी में ज़मीन है तो उसके डीसी रेट इतने ज़्यादा बढ़ा दिए गए, ख़ास जहाँ जहाँ पे बड़े लोगों के वो हैं कि क्योंकि वो वहाँ पे जो है ये मारगरा रोड बननी है और वो सरकार ने ख़रीदनी है, तो जब रेट बढ़ा दिया जाता है डीसी रेट तो आपको अरबों खरबों के फ़ायदे हो जाते हैं। वो इन पे प्रेशर था, इनकी मैं सराहता हूँ इस बात पे कि इन्होंने शायद उसको रेसिस्ट किया। हाँ। जब इनको चेंज कर दिया गया, नए साहब आ गए, उन्होंने डिलीवर किया। यहाँ एक तरीक़ाकार इस्लामाबाद में बन गया है कि जल्दी में है, यहाँ पे जो इस वक्त हुक्मरान बैठे हुए हैं पीएम हाउस के अंदर, वो जल्दी में है कि जल्दी से जल्दी जो सारे काम है वो करवा लिए जाएं, अफसरान लाए जाते हैं, उनसे ये काम करवाए जाते हैं और 4-4 महीने बाद 2-2 महीने बाद उनको फारिग कर दिया गया। ये 4 माह में जो है कैप्टन साहब वहाँ से फारिग होकर चले गए, उनसे जो करवाना था। मगर वो जो करके गए हैं गंद, फॉर एग्जांपल जोन 3 का, वो उसके ऊपर हम जानना चाहेंगे कि अभी जो है मेरी ये इतला ये है कि वो ये कैबिनेट के पास भेजी गई थी, वहाँ से लोगों की बोर्ड ने फैसला करके ना ये एक मास्टर प्लान की खराबी करके, मैं समझता हूँ ये बात अदालतें भी पिक करेंगी, एहतसाब के इदारे भी पिक करेंगे। तो आगे अब उसका स्टेटस क्या है, शायद वापस इनको, मेरी इतला ये है कि इंटीरियर मिनिस्ट्री ने भिजवा दिया है कि आप इनके ऊपर फैसला करें कि ये क्या करना है। सो मेरी गुजारिश ये होगी मौजूदा नूरुल नबीन मेंगल साहब से कि ये सारा कुछ जो हुआ है इनका कसूर नहीं है, इनको हम पूरा बेनिफिट ऑफ डाउट देना चाहते हैं कि ये पिछली इनसे इनके जो पिछले प्रेडिसेसर्स थे वो करके गए हुए हैं। तो ये अब मगर जिम्मेदारी अब इन पे आ गई है कि उन फैसलों को ये आगे बढ़ाते हैं, एंडोर्स करते हैं। अगर ये उनको उनके ऊपर मोहर लगाते हैं तो ये बेचारे भी ये भी फिर शामिल हो जाएंगे। सो इसलिए ये हम ये नहीं कह रहे कि ये अभी तक के करप्शन हुई है, किसी ने अभी ये नहीं कह रहे। हम सिर्फ बेज़ाब्ती की बात कर रहे हैं। पे तो बिल्कुल भी कोई वो नहीं है। हम चाह रहे थे कि ये कम से कम जवाब दे दे कि इसका स्टेटस क्या है, आप ये क्या चाह रहे हैं कि ये वाला फैसला, या ये जवाब दे दें कि ये पहली बात तो कि फार्मूले को चेंज करें, ये बिल्कुल चेंज करने की जरूरत है। ये भाम है इसमें। दूसरा, अगर फार्मूला बनाया था तो आपने उस फार्मूले को इम्प्लीमेंट क्यों नहीं किया? ये क्यों जो है, जब इतनी ज़्यादा पाकिस्तान के अंदर, हम तो बड़ी शराफत से बात कर रहे हैं, लोग कहते हैं जब इस तरह का 80 करोड़ से लेके 9 अरब रुपए तक का डिफरेंस आ रहा हो सिर्फ एक प्लॉट में, तो लोग फिर शक करते हैं क्योंकि यहाँ पे CDA के अंदर बहुत बहुत बड़े घपले हुए हैं माजी के अंदर, एक बड़ी तारीख है यहाँ पे। तो इसलिए ये सारे जवाब दे दें तो बड़ी मेहरबानी। वैसे तो पाकिस्तान को 1-1 रुपए की जरूरत है, हम इसको फॉलो करते रहेंगे। हाँ। फिलहाल जो है अगर कैप्टन उस्मान साहब को पहले भी गुजारिश की, फिर हमने कल पब्लिकली कहा कि आ जाएं। अभी भी अगर उनको कुछ लगे कि हमने कोई उनकी शान में गुस्ताखी की और गलत बात की है, और जो ये कह रहे हैं कि जनाब वो, हाँ मुझसे गलती हुई कि उस दिन मैंने एक रवानी के अंदर 9 लाख और 14 लाख को जो है 14 अरब रुपया कह गया, इन्होंने वो पॉइंट पकड़ लिया। हालांकि उसी प्रोग्राम में बाद में मैंने 14 अरब की बजाय 14 लाख वो कह दिया। और इनसे भी फर्जाब इन्होंने जो रिटर्न वहाँ पे ट्वीट्स की हुई हैं, इनको ये नहीं था पता कि इस दिन हुई है। वो हमारा जनवरी 31 को प्रोग्राम था, इन्होंने कहा जी 1 फरवरी। पर ये टाइपोग्राफिकल मिस्टेक्स की बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं फार्मूले की, कि ये पहली बात है कि ये फ्लॉड फार्मूला है। दूसरा, हम ये कह रहे हैं कि जो आपका अपना फार्मूला उसको फॉलो नहीं किया गया। अगर हम गलत कह रहे हैं तो अपना जवाब रिटर्न दे दें, हमारे पास टीवी के प्रोग्राम में आके बता दें। और साथ में जो सब्सिक्वेंट है स्टोरीज जो हैं, ये जोन 3 की हम उसको फॉलो अप करेंगे। ये जो DC रेड वाला चीज़ है इसको भी करेंगे। हाँ। और एक और बहुत बड़ा एक्सप्लोसिव जो है, इससे भी मामला बड़ा जारी है, या आइंदा आने वाले दिनों में इंशाल्लाह उसको भी टच करेंगे। बिल्कुल। और मेरी भी आपसे एक छोटी सी गुजारिश है, जोन 3 जब भी आप कहते हैं, बहुत सारे लोग हैं शायद इस चीज से आशना नहीं, उनको बताया करें इस्लामाबाद की तबाही को जोन 3 कहते हैं। जोन 3 का ये है कि इस्लामाबाद की जो ऑक्सीजन मार्गला की पहाड़ियों से आती है, उसका 50% से ज़्यादा ये कंक्रीट और सरिये में बनाने के लिए वो हैं। और उसके बोर्ड में ये कैप्टन उस्मान साहब, मैं समझूंगा वो एक बड़ी
क्रिमिनल किस्म का एक ज्यादती है एनवायरनमेंट के लिहाज से कि ये उस बोर्ड को मास्टर प्लान चेंज करके, किसी की जरूरत नहीं आज तक हुई थी सीडीए चेयरमैन की कि मास्टर प्लान को तब्दील करे। बाद में उन्होंने कहा जी वो कैबिनेट से करवाएं, पर बोर्ड ने तो साफ कर दिया कैबिनेट अभी रिलक्टेंट है, या फिर कैबिनेट इसको रोकेगी या अदालतें रोकेगी। अदालत पाकिस्तान में कम से कम एनवायरनमेंट के हवाले से जो है उन्होंने नेवी क्लब बंद किया, उन्होंने रावल क्लब बंद किया, उसके बाद मारगला के ऊपर पहले जब अटैम्प्ट हुआ तो यहाँ की सिविल सोसाइटी बड़ी एक्टिव है। ये होने नहीं जाएगा, मगर क्योंकि हो गया मगर तो ये बड़ा जुल्म होगा ना सिर्फ एनवायरनमेंट के लिए, बाकी ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है क्योंकि संजियानी में तफकीर शाह साहब की ज़मीनें हैं और जो है आसिफ जरदारी साहब की ज़मीनें हैं। तो अपनी ज़ाती ज़मीनें के लिए पूरे शहर का गला ना घोंटें। लाहौर और कराची स्मॉग के वजह से, पोल्यूशन की वजह से दुनिया के 5 बड़े में आ रहे हैं। इस्लामाबाद एक बचा हुआ है, खुदा के लिए बचा रहने दीजिए। बिल्कुल, एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो जानने की कोशिश करेंगे इस बेलगाम महंगाई को कौन रोकेगा। दाल रोटी तो वैसे लोगों को नहीं मिल रही, अब अद्वियात भी उनकी पहुंच से बाहर हो रही हैं। एक ब्रेक से वापस आके इस पर बात करेंगे, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से प्रोग्राम में खुश आमदेद कहेंगे। आमिर साहब, अद्वियात के ऊपर बात करूंगी, मगर आपने पहले हिस्से के अंदर F9 पार्क के अंदर जो अंदोनाक वाक़या पेश आया, मैं कहूँगी शायद वहशियाना दरिंदगी जो हुई उसके ऊपर आपने रोशनी डाली। वो मैं पहले तो पैमरा ने एक नोटिफिकेशन दिया, उसको कई लोग मिस इंटरप्रेट कर रहे हैं। मैं समझता हूँ उनका बहुत अच्छा ये कदम है कि उन्होंने ये नोटिफिकेशन दिया। नोटिफिकेशन क्या दिया है, कुछ चैनल्स ने बहुत नहायत गैर जिम्मेदारी से, ये अभी एक तो अखलाकी तकाजा भी है, कानूनी तकाजा भी है कि जो विक्टिम होता है उसकी शनाख्त नहीं की जा सकी। तस्वीर का दूर की बात है, कुछ ने बहुत ही गैर जिम्मेदारी से विक्टिम की शनाख्त कर दी, नाम ले दिया। तो आज बड़ी स्ट्रिक्टली जो है पैमरा ने ये एक नोटिफिकेशन जो है इशू किया है कि कोई अदारा नहीं, और मेरी दरख्वास्त होगी बिल्कुल उन रिपोर्टर्स को या उन चैनल्स के खिलाफ तादीबी कार्रवाई करनी चाहिए जिन्होंने इस तरह का किया है। किसी की कोई ऑलरेडी पहले ही विक्टिम है और उसके बाद मज़ीद जुल्म ये हो कि उसकी शनाख्त भी कर दी जाए, तो उसकी सारी उम्र के लिए उसके ऊपर पाकिस्तान जैसे एक मुआशरे के अंदर या दुनिया में कहीं भी जो है मुश्किलात होती हैं। दूसरा ये है कि इस वाक़े से हर इंसान जो है पूरे पाकिस्तान में कहीं भी डर जाता है कि बच्चियां बाहर भेजते वक्त शामी, और इस्लामाबाद के अंदर हम बड़ी प्राइड लेते थे कि बड़ी खुशी होती है देख के कि रात के 12 बजे 1 बजे भी ख़वातीन जो है फिर रही होती हैं। आपको भी लाहौर से यहाँ पे आई हैं आप, और हम भी ये बात कर रहे थे, एक डिफरेंट एनवायरनमेंट, और हम बड़ी इस बात की कर, और इस तरह के वाक़े से सारा लोग डर जाते हैं कि ये बच्चियाँ जो हैं वो पब्लिक स्पेस अपनी अनबैक कर रही हैं, साइकिलें चला रही हैं, स्कूटरियाँ चला रही हैं, वो काम जो कि मर्दों की मोनोपोली थी उसके अंदर आ रही हैं, एजुकेशन में आ रही हैं। तो ये इस तरह के जब उनकी स्पेस को रोका जाता है, इस तरह के वाक़े से हर घर में जिसकी बेटी है, बहू है, वो बाहर निकलती है तो वो डर जाते हैं लोग। तो इसलिए मुझे उम्मीद है कि इसकी बहुत ज़्यादा सख्त जो है तफ्तीश की जाएगी, और इसकी मीडिया पे जिम्मेदारी है कि इसकी कवरेज के अंदर बहुत मोहतात रहे, जिम्मेदारी का मुजाहरा करें। लास्ट 3 मिनट से मेरे पास आमिर साहब, और अद्वियात का जो मामला है, अवाम इलाज भी नहीं कराएगी, रोटी दाल तो नहीं मिलेगी। जी, आज बड़ी खौफनाक खबर आई हुई है। ये काफ़ी असर सिलसिला जारी था कि रॉ मटेरियल होने की वजह से फैक्ट्रियाँ बंद हो गई थी। आज 40 फैक्ट्रियों ने दवाइयों की ये उन्होंने ऐलान किया है कि जनाब हम मजबूर हो गए हैं कि हम फैक्ट्रियाँ बंद करेंगे, क्योंकि हमारे पास 90% हमारा जो दवाइयों की फैक्ट्रियाँ हैं वो बाहर के बैरूनी रॉ मटेरियल के ऊपर चलती हैं। उनका ये रॉ मटेरियल नहीं हमें मिल रहा और एलसीज नहीं खुल रही हैं, हम चला ही नहीं पा रहे। तो बजाय इसके कि हम अपनी लेबर के खर्चा करें, बाकी खर्चे करें, हम मजबूर हो गए हैं बंद करें। हमारे यहाँ पे बिल्कुल समझ आती है कि डॉलरों की कमी है, फॉरेन एक्सचेंज की कमी है, मगर कुछ तरजीहात होती हैं जहाँ पे कुछ जो एलसीज खुलवानी है, उन तरजीहात में मेरा ख्याल है सबसे पहले दवाई आती है। दवाई एक ऐसी चीज़ है कि जिसके ऊपर
नंबर 1 प्रायोरिटी है। उसके बाद ग़ालिबन जो है ना खाना पीने की अशिया आ जाती हैं कि ये वाली चीज़ें आ जाती हैं। ये बिज़नेस कारोबार और वो वाले भी मामलात कुछ जो उसके अंदर भी कुछ एसेंशियल वो वाले हैं, एक्सपोर्ट्स वो हैं, मगर दवाई एक बिल्कुल एसेंशियल आइटम है। इसके ऊपर जो है ना गवर्नमेंट को फौरी तौर पे कोई इसके ऊपर नोटिस लेना चाहिए, क्योंकि अगर ये एक दफ़ा फैक्ट्रियाँ रुक गई और दवाइयों की अवेलेबिलिटी मार्केट में ना रही तो ये हज़ारों लोगों की जान को ख़तरा हो सकता है। क्विकली जो है मेरा आप भी वही कहने वाली थी, टाइम थोड़ा है, क्योंकि ये बहुत ही तकलीफ दह बात है कि सीरिया और टर्की के अंदर जो है ये जो वहाँ पे ज़लज़ला आया है और वहाँ पे जो फिगर्स आ रहे हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। 6 से 7 हज़ार लोग जो हैं वहाँ पे मर गए, शहरों के शहर तबाह हो चुके हुए हैं। और ख़ास तौर पे अच्छी खबर ये है कि हमारी गवर्नमेंट की तरफ से भी हमारे बुरे हालात हैं, मगर उस बुरे हालात में भी हमने कोशिश की है कि उनकी मदद करने की हमारे NGOs ने भी है। टर्की का ख़ास तौर पे तुर्की की इसलिए ख़ास तौर पे कि तुर्की हर तौर में हमारे हर मुश्किल वक्त में हमें साथ दिया। 2005 के ज़लज़ले के अंदर मुझे याद है कि उनकी इतनी टीमें और इतने पैसे इकट्ठे करके उन्होंने दिए थे। फिर जब 2008 के फ्लड्स आए तो इतने ज़्यादा वहाँ से लोग आए थे, लोगों ने आम गलियों में हमारे लिए पैसा इकट्ठा किया था। उन्हें हर मुश्किल दौर में जो है ना तुर्की ने हमारा साथ दिया है, तो हमारी बिल्कुल दुआएं भी, हमदर्दी भी उनके साथ है। और ये इसके सिर्फ गवर्नमेंट का काम नहीं है, मेरा ख्याल है आवाम को, क्योंकि तुर्की में यही हुआ था, लोगों ने, दुकानदारों ने, आम आदमी ने पैसे, अभी बहुत सारी फाउंडेशंस ने भी इस चीज का ऐलान कर रखा है कि आप अपनी एहतियात दे सकते हैं। आवाम को भी वहाँ पे आवाम ने 2-2 आने 4-4 आने जो अपनी खत्म हो गया। बिल्कुल ये सिर्फ हुकूमतों की जिम्मेदारी नहीं है, आवाम को भी आगे बढ़ना होगा और अपने तुर्की और शाम के अंदर जो बहन भाई हैं उनकी मदद करनी, एहतियात जमा करानी होगी। मुझे इजाजत दीजिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिए, खुदा हाफिज।